जय हिंद बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रिक करंट के कुछ बचे हुए टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसे हिंदी में विद्युत धारा भी कहते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमें मालूम है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये अपन ने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था। इसके बाद जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब जैसे ही हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमें एक कांस्टेंट मिलता है। यहाँ पे उस कांस्टेंट को हम लेते हैं रो L अपॉन A। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू होगी रो इक्वल्स टू R A बाय L। तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा जिसका लेंथ 1 मीटर होगा और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। इसकी यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, एक ऑब्जेक्टिव अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है या मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आपको हमेशा उसका आंसर मटेरियल लगाना है, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। जब हम किसी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पर चार्ज को फ्लो करते हैं जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम V मानते हैं, तो हमें उस चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर भेजने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी का हमने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से पढ़ा है V इक्वल्स टू W बाय Q। और यहाँ से हम वो W की वैल्यू निकाल सकते हैं जो होगी V इंटू Q। अब जैसा कि हमें मालूम है, हम कोई चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर t टाइम पर भेज रहे हैं, तो हमें मालूम है जब भी हम चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहां से अपन को वैल्यू मिलेगी Q की, जो होगी I इंटू टी। इस I इंटू टी को हम Q की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो W इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा V इंटू I इंटू टी। अब हमें मालूम है ओम्स लॉ से जो V होता है वो IR के बराबर होता है। इसमें R उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिस कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। इस V की जगह जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा वर्क डन मिलेगा I इंटू R इंटू I इंटू टी। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा I स्क्वायर RT। और हमें मालूम है जो हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर वही वर्क जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम W को U से रिप्लेस करते हैं, जो साइन होता है एनर्जी का, U इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। जैसा कि हमने पढ़ा एनर्जी को U इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T होता है। यहाँ पे हम इसको अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसा हमें मालूम है V इक्वल्स टू IR होगा। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू मिलेगी हमको V अपॉन R, और अगर हम इस I की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एनर्जी का एक और फॉर्म मिलेगा जो होगा V इंटू V अपॉन R इंटू T। तो हम यहाँ पर एनर्जी का एक और फॉर्म देखेंगे जो होगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। और क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट होगी जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल पावर, इसे हम विद्युत शक्ति भी कहते हैं। किसी भी परिपथ में जो ऊर्जा होती है पर सेकेंड उसको हम कहते हैं पावर। इसको कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन पासिंग अ करंट इन अ सर्किट द वर्क डन पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अब जैसा कि हमने देखा वर्क डन पर सेकेंड, और वर्क डन की वैल्यू हमने अभी भी निकाली, U इक्वल्स टू हमने निकाला था यहाँ पे V स्क्वायर T अपॉन R अपॉन टाइम, और यहाँ पे टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बस पावर मिलेगा V स्क्वायर अपॉन R। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमने एनर्जी की एक और फॉर्म में फॉर्मूला देखा था, तो वहां पे हमने देखा था फॉर्मूला I स्क्वायर R इंटू टी अपॉन टाइम। सो वी कैन कैंसिल टाइम विथ टाइम ऑल्सो, सो पावर वुड बी इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये दोनों एक्सप्रेशन जो होते हैं ये
पावर के एक्सप्रेशन होते हैं। पावर की यूनिट होती है वॉट। अब पावर की और भी यूनिट्स होती हैं जो अपन अक्सर यूज करते रहते हैं। पहली यूनिट होती है पावर की किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल्स टू होती है 10⁻³ वॉट्स। और दूसरी यूनिट जो अपन अक्सर यूज करते हैं वो होती है मेगावाट। तो 1 मेगावाट इक्वल्स टू होता है 10⁻6 वॉट। और एक यूनिट जो अपन अक्सर अपने अप्लायंसेस के लिए यूज करते हैं वो यूनिट होती है हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है 746 वॉट। इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ने के बाद अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक सेल। इसे हम बोल सकते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने शुरुआत में पढ़ा था अगर हम किसी चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो चाहते हैं तो हमें किसी सेल की या फिर किसी बैटरी की जरूरत होगी। तो बैटरी क्या है? सेल का एक कॉम्बिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे सेल किस तरह से केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक बीकर रखा है जिस बीकर के अंदर हमने 2 मेटल की रॉड को डाला। इन मेटल की रॉड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इसके अंदर हम कोई सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशन H2SO4 हो सकता है, CuSO4 हो सकता है। तो कोई केमिकल सॉल्यूशन हम इसके अंदर डालते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसे हिंदी में विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में इन इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होके इसके पॉजिटिव आयन एक तरफ आ जाते हैं और नेगेटिव आयन दूसरी तरफ आ जाते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पे इसके नेगेटिव आयन आते हैं उसे हम कहते हैं कैथोड, और जिस पे इसके पॉजिटिव आयन आते हैं उसे हम कहते हैं एनोड। और जब ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोड्स पे लिबरेट हो जाते हैं तो ये इन इलेक्ट्रोड्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट होता है वो एक्सटर्नल सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। सेल्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला प्राइमरी सेल जिसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेल जिसे हम द्वितीय सेल भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल्स की। ये सेल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस केमिकल एनर्जी में स्टोर नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रिएक्शन होती है वो 1 वे रिएक्शन होती है, हमेशा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस केमिकल एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे अपने मोबाइल की बैटरी, उसमें जो सेल्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं? रिचार्जेबल सेल होते हैं। मतलब हम उसको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के सेल्स का यूज़ कैमराज में, फ़ोन में और भी काफ़ी चीज़ों में किया जाता है। इलेक्ट्रिक सेल्स को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला टर्म है EMF ऑफ सेल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसे हिंदी में विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। एक यूनिट चार्ज को एक कंप्लीट सर्किट में घुमाने के लिए जो एनर्जी सेल डेवलप करता है उसे हम उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, किसी सेल में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरी कंप्लीट सर्किट घुमाने में जो एनर्जी सेल डेवलप करता है उसे हम उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसे हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी ओपन सर्किट में जो इनके इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे भी हम EMF कह सकते हैं। अब EMF को हम E से डिनोट करते हैं। तो EMF जैसा हमने देखा, किसी चार्ज को कंप्लीट सर्किट में घुमाने में जो एनर्जी है उसे हम EMF कहेंगे। तो इसकी यूनिट आप देख सकते हैं वोल्ट होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी पढ़ा है। लेकिन विद्युत वाहक बल ये कोई बल नहीं होता, दैट इज अ पोटेंशियल। अब हम EMF की तरह ही पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं। किसी सेल का विभव अंतर कितना होता है अब हमको देखेंगे। किसी सेल में जब कोई धारा प्रवाह हो रही हो उस समय इनके जो इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं किसी क्लोज्ड सर्किट में जब इसके अंदर धारा प्रवाह हो रही हो उस समय इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। इसकी यूनिट होगी वोल्ट।
इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इक्वल्स टू W'/Q। अब आप EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ 5 डिफरेंसेस पढ़िएगा। बच्चों जैसा आपने देखा, जब भी हम किसी सेल से किसी एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करना चाहते हैं तो हमने अभी पढ़ा कि सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन के कारण एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करता है। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है ये कुछ इस तरह से होती है कि एक इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड के जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस का ट्रांसफर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। तो जो रेजिस्टेंस ये इलेक्ट्रोलाइट लगाता है आयंस के ट्रांसफर में, उसे हम कहते हैं इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आयंस के ट्रांसफर में जो ऑब्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रोलाइट लगाता है या विद्युत अपघट्य लगाता है उसे हम उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे हम आंतरिक प्रतिरोध भी कहते हैं सेल का। इसे हम स्मॉल लेटर r से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बताया एक सेल है जिसका EMF E रखा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल लेटर r से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर है इसका ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, हमने ये सेल रखा है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड एक दूसरे से दूर होंगे उतना ज्यादा उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आयंस को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आने में काफी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात हम लोग करते हैं ऑन एरिया ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में कितना ज्यादा इन इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हम अगर इलेक्ट्रोड्स को कम डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और ज्यादा डिप करने से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट का या विद्युत अपघट्य का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं यानी सांद्रता बढ़ाते हैं, तब हम देखते हैं कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। लास्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सेल्स को पढ़ने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने अपने 2 लॉज दिए थे जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट और पोटेंशियल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने एक सर्किट बनाई है। तो किरचॉफ ने फर्स्ट लॉ में बताया था कि अगर हम किसी भी सर्किट के जंक्शन पर करंट निकालेंगे तो उस करंट की वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0। मतलब जो करंट इस सर्किट में आ रहे होंगे जंक्शन की तरफ, वो और जो सर्किट से जा रहे हैं वो करंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो करंट्स आ रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो करंट यहाँ से जा रहे हैं जंक्शन से दूर उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसका अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये वो करंट से जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और जो जाने वाले करंट से उनको हम नेगेटिव लेंगे तो आएगा माइनस का I4 एंड माइनस I5 इक्वल्स टू 0 किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। इसका मतलब है कि जो करंट जंक्शन की तरफ आएंगे वह उतने ही करंट क्या होंगे जंक्शन से आउटवर्ड भी जाएंगे। अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स के सेकंड लॉ की। किरचॉफ्स ने अपने सेकंड लॉ में बताया था, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट flowing in different parts and their corresponding resistance and the electromotive force applied in the circuit is 0। जैसा हमने डेफिनेशन में देखा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करें हम और ईएमएफ का समेशन करने पर हमें 0 वैल्यू मिलती है। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई आर प्लस
समेशन ऑफ ई जो होता है वो किसी सर्किट का क्या होता है, 0 होता है। ये था अपना किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। हम किरचॉफ्स के सेकंड लॉ से यहाँ पे करंट की और पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी क्लोज सर्किट की, ए बी सी डी ए की। तो इन अ क्लोज सर्किट ए बी सी डी ए। अब जब भी हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ को लगाते हैं तो हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में एक लूप को बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाया है। अगर लूप की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर लूप की डायरेक्शन में ईएमएफ होगा तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, और उसका जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए जैसा लूप जो है वो इस सर्किट में लूप कुछ इस तरह से बन रहा है। लूप पे देखिए करंट और लूप की डायरेक्शन यहाँ पर मैच कर रही है, I1 और R1। तो हम लोग I1 R1 को पॉजिटिव लेंगे, I1 R1। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब लूप को देखते हैं तो लूप एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आ रहा है, और I2 करंट इस ऊपर वाली सर्किट में इस तरफ से आ रहा है। तो करंट जो हो रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो ये है, और लूप की डायरेक्शन इस तरफ है। तो दोनों की डायरेक्शन क्योंकि मैच नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको लेंगे माइनस का I2 R2। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, लूप की डायरेक्शन अगर मैच करेगी ईएमएफ से तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ईएमएफ जो है उसकी डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, और लूप की डायरेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे हम लेंगे माइनस का E1। और यहाँ पे हम देख रहे हैं E2 जो होगा वो लेंगे प्लस का, क्योंकि लूप की डायरेक्शन और ईएमएफ की डायरेक्शन मैच नहीं कर रही है। इसका समेशन करने पर हमें मिलेगा 0। इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम करते हैं सेकंड क्लोज सर्किट का। तो इन अ क्लोज सर्किट D C F E A। जब इस क्लोज सर्किट की बात करेंगे तो यहां पर भी एक लूप हम बना लेते हैं अपनी मर्जी से कोई भी। तो हमने लूप बना लिया, ये लूप को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया। अब इसकी लूप से देखते हैं। देखिए लूप जो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइजली इस तरह जा रहा है, और यहाँ पे जो करंट है वो भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए I1 करंट जो है वो इस वाले आर्म से आया, I2 करंट यहाँ से आया, और दोनों करंट्स मिलकर यहाँ पे बन जाएंगे I1 प्लस I2। जैसा हमें मालूम है जंक्शन पे कोई करंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जब हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा ये I1 प्लस I2 इंटू R, जैसा हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद ये करंट जो होगा वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइजली इस तरह से यहाँ घूमेगा, और यहाँ पे करंट भी जो हो रहा है वो उस लूप से मैच कर रहा है। तो इसको पॉजिटिव लेंगे, प्लस का I2 इंटू R2। और ईएमएफ को देखते हैं यहाँ पे, तो ईएमएफ जो है वो लूप से मैच कर रहा है, तो लूप से मैच करेगा तो करेंगे माइनस का E2 इक्वल्स टू 0। अब हम जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली ईएमएफ की वैल्यू और R2 की वैल्यू मिल जाएगी, अगर हमारे पास करंट की वैल्यू है। इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ से। किरचॉफ्स के 2 लॉज पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु भी कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंसेस को क्वाड्रिलेटरल के 4 एजेस पे रख दिया। जैसे P रेजिस्टेंस रखा उन्होंने ABH पे, Q रेजिस्टेंस रखा BCH पे, S रेजिस्टेंस रखा CD पे, और R रेजिस्टेंस रखा AD पर। जब उन्होंने इसको एक सेल से कनेक्ट किया तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे I करंट होगा जो A पर पहुंचेगा। जब I करंट A पर पहुंचेगा और मैंने माना कि I1 करंट जो है वो P के ऊपर से फ्लो कर रहा है, तो जब I1 करंट P पे जाएगा तो R पे करंट कितना आ जाएगा, I माइनस I1, बचा वो करंट जो होगा वो R पर आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन अपनी ये आ गई। अब जब ये करंट I1 B पॉइंट पर पहुंचेगा तब हम देखेंगे यहाँ पर भी एक करंट जो होगा वो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू आ जाएगा, और बचा हुआ करंट जो होगा वो Q रेजिस्टेंस पे जाएगा। तो हमने माना जो करंट गैल्वेनोमीटर पे जा रहा है वो है IG, तो बचा हुआ करंट, अब क्योंकि हमें मालूम है I1 में से IG करंट जा चुका है तो बचेगा I1 माइनस IG। ये जो करंट होगा ये रेजिस्टेंस Q के ऊपर से पास होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं करंट आ रहा है I माइनस I1 जो R से आ रहा है पॉइंट D पर, और IG आ रहा है जो है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस D पॉइंट पर आ रहा है। तो हम देखेंगे जो करंट S पे जा रहा है
वो होगा I माइनस I1 प्लस IG। ये जो करंट होगा ये पहुंचेगा पॉइंट C पर, और पॉइंट C पर जो टोटल करंट अगर हम इन सब का ऐड करेंगे तो हमें करंट वापस मिलेगा I, जो वापस इसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। अब हम पहले एक क्लोज सर्किट A B D A, तो इन अ क्लोज सर्किट A B D A। अब इस क्लोज सर्किट में हम अपनी मर्जी से एक लूप बनाए थे जैसा मैंने यहाँ पे बनाया। अब देखिए यहाँ पे जो लूप है और जो करंट है उसका डायरेक्शन मैच कर रहा है, तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव, जैसा हमने किरचॉफ के सेकंड लॉ में पढ़ा था, I1 इंटू P, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस का सम जो होता है वो EMF के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। प्लस अब यहाँ पे देखेंगे वापस लूप जो है वो IG की डायरेक्शन से मैच कर रहा है, IG भी नीचे आ रहा है और लूप भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस IG इंटू G। G यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले लिया हमने जो बहुत कम होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जो लूप है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और जो हमारे पास करंट आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन में क्या है, चेंजेस है। तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस का करंट जो है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस R, और क्योंकि यहाँ पर EMF नहीं है इस क्लोज सर्किट में, इसलिए हम EMF की जगह 0 रख के टोटल को 0 रख देंगे जैसा अपन ने यहाँ पे किया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा I1 P प्लस IgG इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। जिस तरह हमने क्लोज लूप लिया था A B D A, अब हम फिर से एक क्लोज लूप लेंगे जो होगा B C D B। इसमें भी हम एक अपनी मर्जी से एक लूप बना देते हैं। अब लूप में देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे जो I1 माइनस IG है ये लूप की डायरेक्शन से मैच कर रहा है, तो हम लिखेंगे I1 माइनस IG इंटू Q जो रेजिस्टेंस है इस वाली आर्म का। इसके बाद हम देख रहे हैं लूप नीचे की तरफ आ रहा है और हमारा S पे जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम लेंगे माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस। अब जब लूप को देखते हैं तो लूप यहां से ऊपर की तरफ जाएगा और करंट IG जो है वो नीचे आ रहा है, तो माइनस IG G इक्वल्स टू 0। यहां पर भी हम I माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IG G को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा I1 माइनस IG इंटू Q इक्वल्स टू I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G। इसे हम करते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक केस, स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस में हम ये मानते हैं अगर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये नल डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब कोई भी गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब उसके ऊपर से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे माने कि अगर ऐसा सर्किट बनाने पर यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में हमें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो हम IG की वैल्यू को 0 रख सकते हैं। तो हम अब स्पेशल केस को यहाँ पर यूज करेंगे। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, नल डिफ्लेक्शन में हम IG की वैल्यू 0 रखते हैं, तो जब हम IG की वैल्यू 0 रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 P प्लस IG G इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। अब IG की जगह अब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा I1 P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। इसको करते हैं इक्वेशन थर्ड। इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड में जब IG की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0 तो हमें मिलेगा I1 Q इक्वल्स टू, यहाँ मिलेगा I माइनस I1 S प्लस 0। यहाँ पे जब IG की जगह वैल्यू पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा और ये पूरी टर्म जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इसे करेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड करेंगे। जब हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा I1 P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R अपॉन I1 Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू S। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें व्हीट स्टोन ब्रिज में मिलेगा किसी बैलेंस सर्किट में। जब हमें गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिलता है तो हम उसको बैलेंस सर्किट भी
कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की जो एप्लीकेशंस हैं वो है मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये दोनों डिवाइसेस हमारे प्रैक्टिकल के टॉपिक भी हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए ये समझ में आए होंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी से सारे टॉपिक्स काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। आप इनके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।